हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे अभी, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है? राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करता है या कुछ ऐसा काम करता है अपने पद पर रहते हुए जिससे कि भारत देश की एकता, अखंडता को हानि पहुंचे, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को भी अपने पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। उसके लिए बकायदा भारत के संविधान में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर कैसे उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। वैसे तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका सामान्यतः कार्यकाल जो होता है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल का होता है। 5 साल पूरा होने के बाद फिर दूसरे या फिर वही राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। ये सब आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट, और इसमें भी क्या पढ़ेंगे? महाभियोग। ठीक है, इसमें भी क्या पढ़ेंगे? महाभियोग। महाभियोग की क्या प्रक्रिया होती है? किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? कौन पारित करता है? कहां पर इनकी इंक्वायरी होती है? सब प्रोसेस पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। महाभियोग, या फिर ये हम देख सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। पहली बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को यही समझ लेना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको पहला पॉइंट यही याद रखना है कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं कि किस आर्टिकल में दिया है और क्या उसका प्रावधान है, क्या प्रोसीजर होता है। तो देखिए, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियरली आर्टिकल 56(1), ठीक है, आर्टिकल 56 में ये दे रखा है कि राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 56 में सिर्फ इतना दे रखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले संविधान का उल्लंघन करने पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट, प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट, प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग के बारे में यहां पर दे रखा है। और इसकी प्रक्रिया, इसका मेथड, इसका क्या आधार होता है, किस तरीके से इम्पीचमेंट लगाया जाता है। तो जो प्रोसीजर है वो आपका प्रोसीजर दे रखा है आर्टिकल 61 में। जो प्रोसीजर दे रखा है वो आर्टिकल 61 में, प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया। देखिए, अगर इम्पीचमेंट का प्रक्रिया लगाया जाएगा तो किसी न किसी तरीके से लगाया जाएगा, उसका भी कुछ नियम कानून होगा, वो भी संविधान के दायरे में रहकर लगाया जाएगा। ऐसा थोड़ी अपने मनमाना ही लगा के राष्ट्रपति को हटा देंगे। इतना आसान राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना इतना आसान नहीं है। तो आर्टिकल 56 में सिर्फ इतना बोला है। देखिए, ओरिजिनली आर्टिकल 56 में ये दिया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया है, पदावधि के बारे में दिया है, टेन्योर के बारे में दिया है। उसी में लिख रखा है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको 5 साल से पहले भी अपने पद से हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 56 में दे रखा है। और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी वो आर्टिकल 61 में दे रखा है। यानी यहीं पर प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट दे रखा है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट दे रखा है। तो आपको इन दोनों आर्टिकल में बहुत ही क्लैरिटी होना चाहिए कि आर्टिकल 56 क्या है, आर्टिकल 61 क्या है। आर्टिकल 56 है तो टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में
बात करता है आर्टिकल 56, 5 साल का कार्यकाल होता है, उसी में ये दे रखा है कि अगर मनमानी करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जा सकता है। और वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो आर्टिकल 61 में दे रखा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5 मिनट बीत चुका है, मैं यही बता रहा हूं। अब यहां पर आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ लेना चाहिए कि ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट तो दे रखा है, लेकिन किस आधार पे, तो सीधा सा लिख रखा है आर्टिकल 61, संविधान के उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ इतना लिख रखा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान का उल्लंघन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, संविधान का उल्लंघन तो लिख रखा है कि इसके आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, लेकिन संविधान का उल्लंघन कब माना जाएगा, कब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया, कब नहीं किया गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक चीज मालूम रहना चाहिए कि राष्ट्र संविधान का उल्लंघन क्या है, इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। हालांकि अगर आप आर्टिकल 74, अगर आपको जानकारी हो, आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 74, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मैं बेस बना रहा हूं जिससे कि आपको मालूम चल सके कि हाँ, अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जा सकता है। देखिए, अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 में जाएंगे, तो आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 में ये बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के नॉमिनल हेड है। ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 53 में ये बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं और उनमें कार्यपालिका की शक्ति निहित है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह उनका प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। ये आर्टिकल 53 में बोला गया है। और आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी कि मंत्रिपरिषद होगा, जिसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिनके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, और इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना है। ये आर्टिकल 74 में क्लियरली मेंशन है कि संघ की एक मंत्री परिषद होगी जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे और इन्हीं इसी मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना है, ये है। और अगर मान लीजिए इनको सलाह नहीं मानना है, मंत्री परिषद की सलाह को ये नहीं मानते हैं, तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर फिर से मंत्रिपरिषद उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए हुए राष्ट्रपति के पास फिर से भेज देता है, तो राष्ट्रपति को ये मंत्रिपरिषद की बात माननी ही पड़ेगी, उसको नकार नहीं सकते। तो एक आधार ये भी हो सकता है कि जो मंत्रिपरिषद है, आर्टिकल 74 है, अगर इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति काम नहीं कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद की बात नहीं मान रहे हैं, तो भी इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रक्रिया चलाया जा सकता है। तो मैं यहां पर आपको बताया कि आर्टिकल कौन सा है, संविधान का उल्लंघन के बारे में हालांकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्या होता है संविधान का उल्लंघन। फिर भी जब अगर ऐसा कभी होगा तो वो लोकसभा, राज्यसभा और भी लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि क्या होता है संविधान का उल्लंघन। जुडिशरी भी आएगी उसमें, वो उसे डिफाइन करेगी, उसका वही काम है। अभी फिलहाल के लिए आर्टिकल मान सकते हैं आर्टिकल 74 है, इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना है। तो खुद सोचिए, अगर ये मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो संविधान की बात नहीं मान रहे हैं। संविधान की बात नहीं मान रहे हैं तो हो सकता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस उनके ऊपर चलाया जा सके। तो अब आपके दिमाग में, मन में एक ख्याल आएगा कि क्या हमारा देश जब से आजाद हुआ है ऐसा कोई राष्ट्रपति है, ऐसा कोई अभागा राष्ट्रपति है जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई हो? तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, दो बातें हैं, एक महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करना, ठीक है, और एक होता है कि वो जो महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है
वो पास हो जाए, प्रेसिडेंट गिल्टी उन्हें सब साबित कर दें तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। न किसी राष्ट्रपति के ऊपर अब तक महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है और न ही कोई महाभियोग के द्वारा हटाया गया है। फिर भी हमारे संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी था वो ऐसा प्रोविजन दिया है कि राष्ट्रपति को अगर हमने हेड बनाया है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया है, तो कुछ भी मनमानी नहीं कर सकता था। जैसे पहले होते थे राजा महाराजा धीराज लोग, वहीं प्रमुख होते थे, वो अपनी मनमानी काम करते थे। तो उसी आधार पे अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति भी एक तरीके से अपने फर्स्ट सिटीजन है, महाराजा धीराज ही हैं, लेकिन अपने मनमानी तरीके मनमानी ढंग से ये काम नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा किए तो इधर सब बकायदा व्यवस्था किया गया है संविधान में। अब आइए हम जानते हैं, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसीजर क्या है। महाभियोग इतना तो मैंने बता दिया कि महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूं बना के कुछ। ये देखिए प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति है। अभी आप लोग सिर्फ सुनिए, इधर हो गया लोकसभा, गलत लिख दिया क्या, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो। इधर है लोकसभा लोअर हाउस और इधर क्या है राज्यसभा अपर हाउस, राज्यसभा। ये एक बार आप समझ लीजिए, फिर इससे अगर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको आर्टिकल 61 के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। डिटेल से हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 61। तो देखिए पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी होती है तो पहले वो किस सदन में लाया जा सकता है। जैसे मनी बिल होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि किस सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है। वैसे जब प्रेसिडेंट पे महाभियोग की प्रक्रिया चलानी होती है तो पहले किस सदन में लाया जा सकता है। तो देखिए दो सदन हो सकते हैं, एक तो अपना संसद का सदन, संसद में दो सदन होते हैं, संसद में दो सदन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, और एक राज्य विधान मंडल होता है, ठीक है, राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, जहां से राज्य विधान मंडल नहीं समझ में आ रहा हो तो राज्य विधान मंडल के भी दो सदन होते हैं, कौन कौन से, एक विधानसभा, देखिए विधानसभा, और दूसरा क्या होता है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो कभी भी राज्य विधान मंडल में नहीं लाई जा सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य को राष्ट्रपति, किसी भी राज्य की जो एमएलए हैं उनको राष्ट्रपति पसंद नहीं आ रहा है तो ये क्या करे, इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिए, इनको ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। तो राज्य विधानमंडल में चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उनमें किसी में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। तो किसमें शुरू हो सकती है, संसद में शुरू हो सकती है। संसद में भी दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए संसद के दोनों सदन में शुरू हो सकती है। अब पहले कौन सा होगा वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, इसमें भी शुरू हो सकता है, इसमें भी शुरू हो सकता है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकती, संसद के दोनों सदन में हो सकती है। अब देखते हैं अब संसद में कैसे शुरू होगी। तो ऐसे तो है नहीं कि मनमानी तरीके से, मतलब संसद जो है सांसद लोग हैं, एमपी लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनका मन किया राष्ट्रपति नहीं पसंद आ रहा है चलो राष्ट्रपति को हटाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अभी हम मान लेते हैं कि लोकसभा में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। तो क्या प्रोसीजर होगा, देखिए लोकसभा के 1/4 मेंबर, ठीक है, लोकसभा के 1/4 मेंबर। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है अभी फिलहाल में, 543। 543 का आप 1/4 निकाल लीजिए जितने मेंबर हों, ऐसा नहीं प्रेजेंट हो, एक होता है उपस्थित का 1/4, एक होता है टोटल मेंबर का 1/4। तो यहाँ पर 543 यानी जितने लोकसभा में मेंबर हैं उनका 1/4 मेंबर पहले एक रेजोल्यूशन पास करेगा। 1/4 मेंबर को इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पे साइन करना होगा और उसको 14 दिन पहले, ठीक है, 14 डेज पहले
एक चौथाई मेंबर, मान लीजिए लोकसभा में प्रोसेस शुरू हो रही है तो लोकसभा के एक चौथाई सदस्य उस पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले एडवांस में भेजेंगे। 1/4 मेंबर ने साइन किया, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता देंगे कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो शुरू कैसे होगा, 1/4 मेंबर पहले साइन करेंगे, साइन करने के बाद 14 दिन पहले प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने जा रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही 14 दिन बीतेगा, ठीक है, जिस दिन भेजे उस दिन से जैसे ही 14 दिन भेजेगा, ये जो 1/4 मेंबर जो भी रिजोल्यूशन बना के इधर भेजे थे उस पर लोकसभा में क्या होगा, बहस होगा। ठीक है, लोकसभा में बहस होगा कि क्या ये जो जिस आधार पे हम राष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या संविधान का उल्लंघन हो रहा है क्या, उसके बारे में बकायदा खूब बहस होगा। कितने दिन होगा ये नहीं मालूम। ठीक है, बकायदा लोकसभा में बहस होगा। अगर बहस होने के बाद लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं अगर वो ये पाते हैं कि हाँ सच में संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है, तो क्या करना होगा इनको कि लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य क्या करेंगे, 543 का आप 2/3 निकाल लीजिए, जितने भी सदस्य आएंगे उतने सदस्य को उस रिजोल्यूशन पे यानी जो महाभियोग के रिजोल्यूशन पे साइन करके नेक्स्ट सदन में भेजना होगा। यानी लोकसभा से अब इंपीचमेंट की प्रक्रिया पास हो गई। ठीक है, 2/3 मेंबर, अगर देखिए अगर 1/4 मेंबर उधर भेजे फिर 14 दिन बाद लोकसभा में बहस हो रहा है, बहस होने के बाद ये मालूम चलता है कि नहीं संविधान का कोई भी उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो इंपीचमेंट का प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि हाँ सच में संविधान का उल्लंघन हुआ है तो 2/3 मेंबर को उस पर साइन करना होगा, मेजोरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास करना होगा और पास होके कहां आएगा, राज्यसभा में। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। राज्यसभा में अब आ गया, मान लो कि सेम अगर राज्यसभा में शुरू हुआ होता तो ये लोग 2/3 मेंबर से किधर भेजते, पास करके किधर भेजते, लोकसभा में भेजते। और इनका भी वही सेम प्रोसीजर है कि 1/4 मेंबर पहले साइन करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताएंगे। और अभी फिलहाल में राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो 245 हैं। ठीक है, इतना आपको मालूम चल गया। अब देखिए जब राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन आ जाएगा, इंपीचमेंट वाला रेजोल्यूशन जब राज्यसभा में आ जाएगा तो अब क्या है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, यहां पर जैसे ही राज्यसभा में आएगा तो देखिए क्या प्रोसीजर होता है। पहले एक जांच समिति बनाएंगे लोग, ठीक है, जांच समिति, एक जांच समिति बनाएंगे और जो ये जिस आधार पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है वो समिति उसको जांच करेगी। अब ये समिति इसके भी मेंबर हो सकते हैं, इसके भी मेंबर हो सकते हैं, कहीं बाहर से भी ला सकते हैं, बाहर मतलब इंडिया में ही। ठीक है, वो जांच समिति इस जो आरोप लगा है उसका बकायदा जांच करेगी। जांच जब तक ये जांच समिति जांच कर रही होती है राष्ट्रपति को ये पूरा अधिकार है कि स्वयं, ठीक है, खुद आकर या अपने किसी अधीनस्थ को भेजकर, यहां पर मैं लिख देता हूं, स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ को भेजकर अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जब ये जांच समिति आरोप की जांच कर रही होती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि खुद आकर या फिर अपने अधीनस्थ को भेजकर अपना बात रख सकते हैं। ठीक है, अब भी मान लीजिए कि ये जो जांच समिति है ये पाती है कि नहीं राष्ट्रपति ने संविधान का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, तो इंपीचमेंट का प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। ठीक है, अगर जांच समिति पाती है कि संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो ये इंपीचमेंट प्रोसेस यहीं रुक जाती है। लेकिन अगर जांच समिति को लगता है कि नहीं सच में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या कोई ऐसा काम किया है जिससे भारत की एकता और अखंडता पर आंच आ रही है, तो क्या करेगा, ये सही ठहरा देगा उस आरोप को। और सही ठहराने के बाद राज्यसभा क्या करेगा, राज्यसभा को भी 2/3 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। 2/3 मेंबर, राज्यसभा में 245 है, 245 के 2/3 सदस्य को
उस रिजोल्यूशन पे साइन करना पड़ेगा, और जिस दिन ये रिजोल्यूशन साइन करेंगे यहाँ के 2/3 मेंबर, उसी दिन महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटा दिया जाएगा, पदच्युत कर दिया जाएगा। यहाँ पर आके इम्पीचमेंट की प्रोसेस पूरी हो जाती है। जिस दिन राज्यसभा से 2/3 रिजोल्यूशन, 2/2 सदस्य ये पाते हैं कि नहीं राष्ट्रपति ने सच में संविधान का उल्लंघन किया है, वो साइन करके जैसे ही भेजेंगे, जिस डेट को साइन करेंगे उसी डेट से प्रेसिडेंट को ये माना जाएगा कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उन्हें अपने पद से इम्पीचमेंट प्रक्रिया द्वारा हटा दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताने का कोशिश किया। सेम प्रक्रिया हमने इधर से स्टार्ट की, ऐसे ऐसे इधर आए, और सेम प्रक्रिया इधर से भी स्टार्ट हो सकती है, राज्यसभा से हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जांच समिति जांच करने के बाद अगर ये पाती है कि नहीं वाकई में राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो ये लोग क्या करेंगे, बोल देंगे कि अब राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए। हटाने के बाद मतलब जब ये प्रूफ हो जाएगा कि सच में जो आरोप लगा है वो सही साबित हो जाएगा, तो 2/3 मेंबर द्वारा ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, और जिस दिन पास होगा उसी दिन से ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया गया। ये इतना सारा प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है ये पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक देखिए हमारा देश जब से आजाद हुआ है ऐसी नौबत नहीं आई है कि किसी राष्ट्रपति को हटाना पड़े। यहां पर महाभियोग प्रक्रिया में आप लोगों को एक चीज ये याद रखने की जरूरत है कि जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये भाग लेते हैं, इनको पूरा अधिकार है। इसीलिए यहाँ पर टोटल मेंबर लिख रखा है 543। इनको पूरा अधिकार है कि ये महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, बाकायदा वो वोट देते हैं। तो यहाँ पर यही एक डिफरेंस है कि जहां पर नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति को चुन नहीं सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी तो ये हिस्सा लेते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। तो यहां तक तो है कि भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं आया है कि किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हटा दी जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो महाभियोग का ये प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये किसके संविधान से उधार लिया गया है, अमेरिका के। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया है क्या, ये भी आपको साथ साथ मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है कभी भी कुछ भी पूछ ले रहा है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो देखिए अभी तक अमेरिकी इतिहास में 4 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है लेकिन पारित नहीं हुआ है। क्या मैंने बोला कि अमेरिकी इतिहास में अभी 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट किया गया है वहां की संसद में, लेकिन पारित नहीं हो पाया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, नाम इनका थोड़ा सा अजीबोगरीब रहते हैं। एंड्रयू जॉनसन 1868, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। एंड्रयू जॉनसन 1868। उसके बाद आते हैं रिचर्ड निक्सन 1974। उसके बाद आते हैं बिल क्लिंटन 1998। और उसके बाद आप लोग को पता ही होगा अभी जो कौन है, क्या नाम है उनका, ट्रंप जी, ट्रंप। ठीक है, मोदी जी के दोस्त ट्रंप के ऊपर 2 बार लाया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए 2019 और 21 अभी तक ऐसे अमेरिकी इतिहास में 4 राष्ट्रपति हुए हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है
लेकिन पारित नहीं हो पाया है, किसी को हटाया नहीं गया है, लास्ट में आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। किनके किनके ऊपर? एंड्रयू जॉनसन के ऊपर, एंड्रयू जॉनसन के ऊपर, बिल क्लिंटन के ऊपर और ट्रंप के ऊपर। इन लोगों के ऊपर स्टार्ट हुआ था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो हटाए नहीं गए। लेकिन ये नाम आप याद रखिएगा, रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और जहां तक ये है कि इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे थे कि इन्होंने अमेरिकी संविधान के खिलाफ जाके काम किया है, इनको हटा दिए गए होते। लेकिन ये क्या हुए, हटाने से पहले ही मारे डर के मारे क्या कर दिए, रिजिग्नेशन दे दिए, मारे डर के मारे इस्तीफा दे दिए। इनको लगा कि हाँ भाई, हमने वाकई में ऐसा काम किया है जिससे मैं हटाया जा सकता हूं। तो ये क्या हुआ, हटाने से पहले ही क्यों अपना नाम खराब करें, क्यों ये हिस्ट्री में आए कि रिचर्ड निक्सन एक ऐसे थे जो अपने देश के खिलाफ ही काम किए, उनको हटा दिया गया राष्ट्रपति के पद से, कितना बड़ा कलंक लग जाता। तो इनको मालूम चल गया था कि हम हटा दिए जाएंगे, रिजोल्यूशन पास हो गया था ऑलमोस्ट, उससे पहले ही, रिजोल्यूशन पास होने से पहले ही ये क्या कर दिए, रिजिग्नेशन करके निकल लिए। तो ये भी नहीं हटाए जा सके, हालांकि 4 लोगों के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से समझाने का कोशिश किया, जितना मुझे आता था मैंने आपको भरपूर बताने का कोशिश किया। यहां पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे, अभी जो मैंने यहां पर बता रहा था, तो मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति से कुछ भी करवा सकती है, ऐसा है क्या? जैसे कि आर्टिकल 74 में ये दिया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी जिनके मुखिया प्रधानमंत्री जी होंगे और मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना होगा। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति का मन नहीं मान रहा है कि ये गलत हो रहा है तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन ये सब क्या करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर उसको नहीं माने दोबारा से फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिए तो राष्ट्रपति जी बाध्य हो जाते हैं इस पे साइन करने के लिए। तो मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कुछ ऐसा राष्ट्रपति जी से करवाना चाह रहा है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति इस पे साइन कर देंगे क्या? अगर साइन कर दिए तो फिर इसमें बीच में आएगा जुडिशरी, ठीक है, अपना जुडिशरी सिस्टम आएगा, फिर वो देखेगा। तो यहां पर एक ऐसा अनुमान हो सकता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो राष्ट्रपति से जबरदस्ती कुछ भी करवा ले, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अधिकार ही नहीं है कि उस पर साइन न करे। बाकी यही सब इतना था। आपको जो भी इसमें कंफ्यूजन हो आप वो पूछ सकते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।